तो आदाब, नमस्कार, गुड इवनिंग, सत श्री अकाल। एक बार फिर आप तमाम लोगों का स्वागत है। उम्मीद है पूरी फैमिली अच्छी होगी, अपना और अपनों का ख्याल रख रही होगी। आज की कहानी एक अजीब व गरीब कहानी है। कहानी सेकेंड वर्ल्ड वॉर के इर्द गिर्द की। जो पैसिफिक ओशन है, उस पैसिफिक ओशन में एक द्वीप, एक आइलैंड हुआ करता है। ये जो है मैरियाना आइलैंड का एक हिस्सा था, एक छोटा सा। उसका नाम था अनाताहन आइलैंड। अनाताहन आइलैंड की कहानी ये है कि ये कभी इस पर स्पेन का कब्जा था। बाद में स्पेन ने इसको जर्मनी को बेच दिया, फिर जर्मनी ने इसको जापान को बेच दिया। तो उसके बाद से जापान के कब्जे में था और जापान ने इस आइलैंड पर बनाना और कोकोनट, इसकी बहुत सारी खेती बाड़ी और वो सारी चीज़ें करनी शुरू कर दी। जापान की एक दिक्कत ये थी कि जापान में लैंड बहुत कम है, आबादी और फिर उसके हिसाब से लैंड। तो जापान की सरकार ने 1939 में एक पॉलिसी बनाई थी। पॉलिसी ये थी कि लोगों को इसमें ज़्यादा कहा गया कि आप बढ़ चढ़ कर हिस्सा लें, कि लैंड की कमी है। तो आसपास में जो भी पैसिफिक ओशन में बहुत सारे आइलैंड हैं जिस पर जापान का कब्जा था, तो उन जगहों पर जाएं और वहाँ जाकर आप लोग खेती बाड़ी काश्तकारी करें और बाकी चीज़ें उगाएं। इससे एक तो ये होगा कि आबादी का एक हिस्सा उस आइलैंड की तरफ जाएगा, दूसरी तरफ ये होगा कि जापान को उससे बहुत सारे फल, ये बाकी चीज़ें भी मिलेंगी। तो 1939 में ये पॉलिसी आई थी जापान की। इसी पॉलिसी के बाद एक कंपनी में, जो ये वो कंपनी थी जो अलग अलग आइलैंड पर क्या क्या वहाँ पे उगाया जा रहा है उसकी देखभाल करती थी और वो सारा मॉनिटर करती थी, मजदूरों से काम कराती थी। तो ऐसी एक कंपनी में एक सुपरवाइज़र हुआ करता था। इस सुपरवाइज़र का नाम था शोइची। शोइची एक स्मार्ट, हैंडसम नौजवान। और उसी दौर में एक लड़की थी। लड़की का नाम था काजुको। काजुको की उम्र तब 16 साल, बेहद खूबसूरत। काजुको के पीछे बहुत सारे लड़के थे, लेकिन काजुको ने शोइची को चुना और फिर दोनों ने शादी कर ली। शादी करने के बाद दोनों की ज़िंदगी ठीक ठाक खुशहाल चल रही थी। लेकिन तभी 1944 में शोइची का ट्रांसफ़र हो गया और उसे कहा गया कि तुम अब अनाताहन आइलैंड पर चले जाओ। अनाताहन आइलैंड पर, जैसे हमने बताया, कि बनाना, आपके कोकोनट और बाकी चीज़ों की पैदावार हुआ करती थी। तो वहाँ बहुत सारे मज़दूर और वहाँ बहुत सारे उस तरह के किसान रहते थे उस आइलैंड पर। तो शोइची को एक सुपरवाइज़र के तौर पर वहाँ भेजा गया कि तुम जाओ और वहाँ जाकर अब काम संभालो। ट्रांसफ़र हो गया। शादी के कुछ वक्त बीते थे तो शोइची अपनी वाइफ काजुको को लेकर इस अनाताहन आइलैंड पर पहुँच गया। साथ में कंपनी ने, जिस कंपनी में काम करता था, शोइची के ऊपर उसके एक बॉस को भी भेजा जिसका नाम था मिशामी। तो मिशामी को ये कि तुम ओवरऑल देखोगे। शोइची का काम ये था कि वो सुपरवाइज़ करेगा तमाम जो किसान हैं उनको। तब ये 3 लोग इस आइलैंड पर पहुंचते हैं 1944 में। इत्तेफाक से तब सेकेंड वर्ल्ड वॉर की सुगबुगाहट थी। सेकेंड वर्ल्ड वॉर में जापान एक तरफ, बाकी लोग एक तरफ, दुनिया 2 हिस्सों में बटा हुआ था। फर्स्ट और सेकेंड वर्ल्ड वॉर की कहानी आपको डिटेल में मैं सुना चुका हूँ। तो अब ये लोग, इस तीनों हस्बैंड वाइफ यानी काजुको, शोइची और मिशामी, ये तीनों उस आइलैंड पर पहुंच जाते हैं। इत्तेफाक से उसके बाद द्वितीय विश्व युद्ध यानी सेकेंड वर्ल्ड वॉर शुरू हो गया था। अब अमरीकी जितने भी आइलैंड थे उस पर भी बमबारी कर रहे थे उनके बम वर्षक प्लेन। तो जब ये हमला हुआ, जंग शुरू हुई, तो इस आइलैंड के जितने भी किसान थे वो डर कर उस आइलैंड को खाली कर गए कि यहाँ नहीं रहना, ख़तरा है, कभी भी अमेरिका बम बरसा सकता है। तो वो लोग चले गए। अब सिर्फ 3 लोग रह गए थे। इसी बीच में हुआ ये कि जब जंग शुरू हुई तो काजुको के हस्बैंड शाओची को लगा कि उसकी सिस्टर जो है वो वहीं एक दूसरे आइलैंड में रहा करती थी परिवार के साथ, और वहाँ पे ज़्यादा जंग खतरनाक था। तो उसे लगा उसकी सिस्टर ख़तरे में है, तो अपनी सिस्टर के पास जाना चाहिए और उसको लेकर रेस्क्यू कराकर यहाँ आना चाहिए। तो वो इस आइलैंड को छोड़कर अपनी वाइफ को बताकर कि मैं जाता हूँ, सिस्टर को लेकर आ जाऊँगा। अब वो चला जाता है। किसान पहले ही भाग गए, हस्बैंड चला गया। अब इस आइलैंड पर सिर्फ 2 लोग, सिर्फ एक काजुको और दूसरा उसके पति शोइची का बॉस
मिशामी। अब ये लोग उस आइलैंड पर रह रहे हैं, अकेले हैं, पूरा आइलैंड खाली। ये जो पूरा आइलैंड था ये 7 किलोमीटर लंबा और 4 किलोमीटर इसकी चौड़ाई थी और चारों तरफ समंदर। अब चूंकि लेकिन वहाँ खेती बाड़ी सब कुछ था, जंगली फ्रूट्स थे, बनाना थे, बाकी खाने पीने का सामान लेकर गए थे, तो दोनों दिन ठीक कट रहे थे। अब तन्हाई में रहने के दौरान हुआ ये कि काजुको का हस्बैंड लौट नहीं रहा है। ये दोनों अकेले हैं, किसान सब जा चुके हैं। धीरे धीरे अब काजुको और शोइची के बॉस यानी मिशामी के बीच में प्यार हो जाता है। अब दोनों एक दूसरे को प्यार करने लगते हैं और दोनों उसी आइलैंड में अब एक पति पत्नी के तौर पर रहने लगते हैं। कई महीने बीत जाते हैं और दोनों वहीं रह रहे हैं। 12 जून 1944 को अचानक जो जापानी सेना थी वो लोग एक जहाज़ में जा रहे थे, अमेरिकी जहाज़ ने हमला कर दिया और उस हमले में जापान के बहुत सारे सैनिक मारे गए। लेकिन उनमें से 31 सैनिक ऐसे थे, जापानी आर्मी के जवान, जो किसी तरह अपनी जान बचाते हुए समंदर में तैरते हुए इस अनाताहन आइलैंड तक पहुंच गए। 31 जवानी और जापान के सैनिक। अब ये वहाँ पहुँच गए। ये सब यंग थे बिल्कुल। इनमें सबसे कम उम्र की 16 साल, बाकी 20, 22, 23 इतनी उम्र के सारे यंग सैनिक। तब ये उससे आइलैंड पे पहुंचते हैं, देखते हैं चारों तरफ सन्नाटा है। उन्हें लगता है यहाँ कोई होगा भी नहीं। अब ये वहाँ इधर उधर भटकते हैं, क्योंकि 7 किलोमीटर लंबा और 4 किलोमीटर चौड़ाई में और जंगल भी है आइलैंड में। तो वे इधर उधर भटकते रहते हैं, फिर जंगली फल और बाकी चीज़ें खा पी कर गुजारा करते हैं। कई दिन भटकने के बाद अचानक उन्हें एक रोज़ काजुके और शोइची दोनों जंगल में टकरा जाते हैं। अब ये देखते हैं कि इस आइलैंड में, सुनसान आइलैंड में, ये 2 लोग, एक महिला और एक पुरुष, उधर वो 31 लोग एक साथ। तो इधर शौची जब उन 31 को देखता है तो वो बड़ा खुश हो जाता है, क्योंकि वो पहचान जाता है कि ये सब हमारी जापानी सेना के हैं, मतलब अपने देश के हैं, अपने देश के सैनिक हैं, बहादुर हैं। तो बहुत खुश सबको गले लगाता है। फिर उन्हें भी पता चलता है ये दोनों जापानी हैं, वो 31 सैनिक भी खुश। अब ये दोनों उन 31 सैनिकों की मदद करते हैं, क्योंकि वो बिल्कुल अनजान इस आइलैंड से। वो उसे जितना भी उनके पास खाना पीना है वो सब देते हैं, फिर बताते हैं यहाँ कहाँ पे फ्रूट्स है, कहाँ फल है, कैसे मछली पकड़ सकते हैं। और इस तरीके से अब ये धीरे धीरे धीरे, चूँकि एक ही देश के थे, सब में दोस्ती होती जाती है। और अब सब मतलब कुल मिलाकर 33 लोग, 32 पुरुष और एक महिला काजुको उसी द्वीप पर एक साथ रह रहे हैं। धीरे धीरे वक्त बीतता है। जब वक्त बीतता है तो एक अजीब सी चीज़ होने लगती है। होता ये है कि जो मेल फीमेल का रेशो था वहीं से गड़बड़ शुरू होता है। उन 32 बल्कि जो 31 आए थे उनको ये लगता है कि ये काजुको और मिशामी ये दोनों साथ रहते हैं। अब उनके अंदर ये भी होता है कि एक महिला है तो हमारी भी गर्लफ्रेंड बन जाए। अब धीरे धीरे हर एक के अंदर काजुको को लेकर एक चाहत पैदा होती जाती है। अब यहाँ ये था कि इस कहानी में इन दोनों को ये भी पता चल गया था कि काजुको का ये पति नहीं है, क्योंकि शुरुआत में बता दी थी। उसका हस्बैंड अपनी बहन को लेने गया, उधर हस्बैंड लौट नहीं रहा क्योंकि जंग शुरू हो गई, वापसी का कोई साधन नहीं। तो 31 को ये लगा कि पति तो है नहीं और ये इसके साथ पति की तरह ही रह रही है, लेकिन शादी हुई नहीं है। तो उनके मन में भी अजीब अजीब ख्याल आने लगे। तो फिर उनमें से ये तय हुआ कि नहीं, ये गलत है। तो उन्होंने कहा कि देखो, हम काजुको की तरफ बुरी नज़र से नहीं देखेंगे, ठीक है तुम लोग साथ रह रहे हो तो तुम दोनों शादी कर लो। अब काजुको भी बड़ी वो कि क्या करें। तो फिर उसको उसके बॉस ने कहा, काम करते हैं हम लोग शादी नाटक की तरह कर लेते हैं, ताकि इन लोगों के तुम्हारे ऊपर बुरी नज़र ना पड़े। तो वो तैयार हो जाते हैं। फिर 31 सैनिकों के सामने वो दोनों शादी कर लेते हैं। अब ये हुआ कि चलो, सब कुछ दिन तक ये हुआ कि किसी ने काजुको की तरफ बुरी नज़र से नहीं देखा कि ये दोनों पति पत्नी हैं, वो है। धीरे धीरे वक्त बीता। फिर एक रोज़ एक अचानक हादसा होता है। 12 जून 1944 को अमेरिका का एक प्लेन जो वॉर में शामिल था वो अचानक क्रैश कर जाता है, या दुश्मन देश ने किसी ने हमला किया था।
और उसके बाद बल्कि अगस्त 1946 में, माफ़ी के साथ, अगस्त 1946 में एक अमेरिकी प्लेन दुश्मन ने मार गिराया और आकर उसी अनातहन आइलैंड के पास उसका मलबा गिर गया। मलबा गिरने के बाद जो 31 जापानी सैनिक थे उनमें से 2 लोग एक रोज़ उसी तरफ टहल रहे थे। वो गए तो देखा किनारे में मलबा है। उस मलबे के पास गए तो उन्होंने देखा कि 1-2 लाशें हैं और फिर उन्होंने देखा कि वहाँ पर 2 गन हैं, बंदूक। चूँकि ये भी सैनिक थे, उन्हें पता था। उन्होंने वो दोनों बंदूक उठाई, फिर और तलाश किया तो देखा 90 राउंड कारतूस भी मिल गए, 90 राउंड गोलियों के। अब ये दोनों बंदूक एक दोनों ने बंदूक रखा और गोलियां बांट ली, लेकर चले आए। जब लेकर चले आए इसके बाद अब यहीं से एक इस शांत द्वीप में, शांत आइलैंड में एक अजीब कहानी पनपती है। चूँकि यहाँ रहते हुए महीनों हो गए, एक महिला 32 पुरुष, सभी के मन में उस महिला को लेकर अजीब अजीब ख्याल। शादी भी करवा दी लेकिन मन उन लोगों का मान नहीं रहा है। अब जब गन आया इस द्वीप पे पहली बार, तो जिसके हाथ में गन था उसने अपने आप को राजा मान लिया। अब वो गन लेकर पहुंचा काजुको के पास और उसने कहा कि देखो, तुम मेरी गर्लफ्रेंड बन जाओ, अगर नहीं बनोगी तो मैं तुम्हारे हस्बैंड को यानी मिशामी को मार दूंगा। जिसके हाथ में बंदूक, ताकत उसी के पास। अब आइलैंड में कुल 32, 2 के पास बंदूक है, मतलब राजा वही है। तो जो पहले पहुंचा उसने कहा मैं मार दूंगा। तो मिशामी ने खुद काजुको से कहा कि देखो, मैं अपनी जान नहीं देना चाहता हूँ, ठीक है तुम मुझसे प्यार कर लो, मुझे कोई ऑब्जेक्शन नहीं। वो वैसे भी उसका असली पति था नहीं। तो काजुको तैयार हो गई। अब जिसके पास गन था वो उसकी गर्लफ्रेंड बन गई। कुछ दिन बीते, जब दूसरे के पास गन था, अब वो पहुंचता काजुको के पास कि तुम मुझसे छोड़ो और मेरी गर्लफ्रेंड बन जाओ, वरना मैं तुम्हारे पति को मार दूंगा। अब वो फिर वही सीन, फिर पति ने कहा कि जो वो कह रहा कर लो, तो वो उसकी गर्लफ्रेंड बन गई। अब बंदूक के दम पर ये लोग जबरन उसको अपनी गर्लफ्रेंड बना चुके हैं। फिर एक रोज़ ये हुआ कि जिन 2 लोगों के पास बंदूक था वो आपस में काजुको के लिए लड़ पड़े। जब लड़े तो गोली चली, उनमें से एक मारा गया। अब एक मारा गया तो अब दूसरे के पास एक ही शख्स बचा जिसके पास गन है, दोनों। अब उसी की हुकूमत चल रही है। इस बीच में 1-2 लोगों की और मौत हो जाती है, और वो भी बड़ी रहस्यमय हालत में। तो करीब 3 लोग की जान जा चुकी है। पता चला जो 2 लोगों की और मौत हुई गला घोटने से, नस काटने से, वो भी काजुको के दीवाने थे, लेकिन बंदूक की वजह से वो कमज़ोर पड़ रहे थे। तो अब धीरे धीरे जब ये चीज़ें हुई तो एक मीटिंग बुलाई गई उसी द्वीप पर, और उस मीटिंग में तय हुआ कि देखो, इस द्वीप में शांति थी जब तक कि ये 2 बंदूक इस द्वीप पर नहीं आया। अगर इस बंदूक को फेंक दें या बर्बाद कर दें तो इस द्वीप पे फिर से शांति हो जाएगी। मीटिंग में सब लोगों ने माना। अब जिसके पास इकलौता एक तो वो मार चुका था, बंदूक बची दोनों, तो उन्होंने कहा कि इसको समंदर में फेंक देते हैं। वो तैयार हो गया। उसने कहा कि हाँ, कब तक ऐसे रहेंगे, एक एक करके सबको मार देंगे तो अकेला कैसे जीऊँगा। तो उसने दोनों बंदूक फेंक दी। बंदूक फेंकने के बाद फिर से आइलैंड पर शांति आ गई, सब ठीक। लेकिन ये शांति कुछ दिनों की थी, क्योंकि दिन बीत रहा है, दिन से साल बीत रहे हैं, और इधर ये है कि इनको बाहर निकलने का कोई वो नहीं। इस बीच इन्हें ये भी पता नहीं कि 15 अगस्त 1947 को जब नागासाकी और हिरोशिमा पर अमेरिका ने बम गिराया तो जापान ये जंग हार चुका है और उसने सरेंडर कर दिया। हालांकि उस आइलैंड के करीब जो यूएस फोर्सेस थी, वो लगातार जितने भी ऐसे द्वीप थे उसके ऊपर से वो अनाउंस करते थे, ऐलान करते थे कि जंग खत्म हो गई है, आप लोग सरेंडर कर दो, अपने अपने देश भेज दिए जाओगे। लेकिन ये चूँकि सैनिक थे, इन्हें लगता था कि नहीं, अमेरिका उन्हें झांसा दे रहा है और जैसे ही वो खुलकर बाहर आएंगे वो उन्हें मार देगा। उन्हें ये पता ही नहीं था कि जंग तो ख़त्म हो चुकी, जापान सरेंडर कर चुका है, जापान जंग हार चुका है। तो इस वजह से छुपे हुए थे और अनाउंसमेंट को वो एक धोखा मानते थे, एक फरेब। अब 47 में जापान हार चुका है, सब कुछ हो चुका है, इन्हें खबर नहीं है और ये द्वीप में है। अब धीरे धीरे जो 32 थे वो बचे 29। बंदूक फेंक दी गई। बंदूक फेंकने के बाद कुछ दिन ठीक रहा, लेकिन फिर काजुको के प्रति लोगों का प्यार जागना शुरू हो गया। इसके बाद अब काजुको के उस पति का कत्ल हो जाता है, यानी कि मिशामी का।
फिर इसके बाद हुआ कि सबको पता है ये क्यों हो रहा है। इसके बाद एक एक कर कुल मिलाकर 11 कत्ल होते हैं एक काजुको की वजह से, जो इस द्वीप पे अकेली महिला थी। और ये सारे कत्ल यही जो 31 लोग थे इन्हीं में से करते हैं। जिनको लगता है कि ये काजुको के करीब जा रहा है, वो दूसरा जो उससे प्यार करता था वो उसको मार देता है। तो ये सिलसिला 11 तक पहुंच गया। अब कुल मिलाकर जहाँ 32 थे वहाँ पे 11 आप माइनस कर दीजिए तो उतने लोग बचे। अब जब धीरे धीरे 11 मौत हो गई तो फिर एक मीटिंग हुई और अब तक कई साल बीत चुके कि एक लड़की की वजह से ये सब कुछ खून खराबा हो रहा है, वरना हम सब शांति के साथ रह सकते हैं, सैनिक हैं, और ये गलत है। तो हुआ क्या किया जाए? तो कहा गया कि आप कुछ भी करेंगे ये कत्ल तो होता रहेगा, क्योंकि इश्क मोहब्बत ऐसी चीज़ है कि एक करेगा तो दूसरे को जलन होगी और फिर वो भी कूदेगा। और थे इसमें सारे के सारे काजुको के मतलब फैन, हर एक को काजुको से प्यार है। अब तन्हाई, अकेलापन, परिवार फैमिली से दूर, वापस लौटेंगे ज़िंदा कि नहीं इसके भी कोई भरोसा नहीं। तो ये सारी चीज़ें मिलाकर उनके दिमाग को कुछ अजीब सा कर दिया था। तो फिर एक मीटिंग बुलाई गई, ये तीसरी मीटिंग थी, और इस मीटिंग में ये तय हुआ कि इस द्वीप पर कत्ल का सिलसिला तब तक चलता रहेगा जब तक काजुको जिंदा रहेगी। इसलिए अगर उस लड़की को ही मार दे तो शायद हम आपस में न लड़े और हमारी जान बच जाए, वरना हम एक दूसरे को मारते रहेंगे। जब ये बात हुई, चूँकि 11 मौतें हो चुकी थी, तो बाकी को समझ में आया। उन्होंने कहा ये आइडिया सही है, सबकी सहमति हो गई कि अब काजुको को मार देंगे। लेकिन यहाँ पे फिर ट्विस्ट आता है। जिन लोगों ने ये मीटिंग की उन्हीं में से एक काजुको को बेपनाह प्यार करता था और उसे लगता था कि वो सिर्फ उसी के लिए है। जब ये मीटिंग में पास हुआ ऑर्डर कि काजुको को मारना है, उसने अपने लोगों से गद्दारी की और वो चुपचाप पहुंच गया काजुको के पास और उसने काजुको को ये मैसेज दे दिया कि इस मीटिंग में तय हुआ है कि तुम्हारी वजह से 11 जाने गई हैं, अब और नहीं जाएंगे, इसलिए तुमको मार देना है। तो हो सकता है कल तक तुमको मार दिया जाएगा। जैसे ही ये काजुको सुनी, घबरा गई। उसे लगा अब इस द्वीप पर रहना खतरे से खाली नहीं, लेकिन जाएं कहाँ और कैसे जाएं? चारों तरफ समंदर। बट ये सुनते ही वो उसी दिन जंगल की तरफ निकलती है चुपचाप और फिर भागती जाती है। उसके बाद द्वीप के किनारे जाती है और किनारे किनारे होते हुए फिर, चूँकि जंग खत्म है लेकिन अमेरिकी शिप और वो सारी चीज़ें वहाँ से गुजर रहे थे, तो एक जगह पर ऊंचे टीले पर पहुँचती है। उसे कुछ जहाज़ दिखाई देता है, वो उनका ध्यान अपनी तरफ खींचती है और फिर एक शिप वाले की नज़र उस पर पड़ती है। अमेरिकी शिप थी वो एक लड़की को देखकर एक सुनसान बियाबान आइलैंड पर वो भी चौंक जाते हैं। वो आते हैं और इस तरीके से 33 दिन के बाद काजुको जब उन लोगों से बचकर भागी, तब फिर वो जापान पहुंचती है। 33 दिन बाद उसने अपनी जान बचा ली। इधर बाकी लोग ढूंढ रहे हैं, फिर पता चला कि वो तो गायब है, मिली नहीं। सबको समझ में आ गया, लेकिन हैरान कि भागेगी कहाँ जाएगी, कैसे जाएगी। लेकिन नसीब था उसका कि उसको एक शिप मिला और वो शिप के ज़रिए निकल गई। अब वो पहुंच जाती है जापान 33 दिन के बाद। वहाँ से निकलने के टोटल 33 दिन लगते हैं उसको। वहाँ पहुँचने के बाद वो बताती है कि मैं 1944 से उस द्वीप पर हूँ। और उसने ये भी बताया उसके बाद कि उस द्वीप पर अब भी जो जापान के सैनिक हैं वो वहाँ पर जिंदा है, 11 लोगों को छोड़कर। कुल 31 आए थे, उनमें से 10 सैनिकों की जान गई और एक उसके बॉस की, तो 11। अब जब ये बात पता चला, इधर लोगों को पता ही नहीं था कि इस जंग में उनके अपने जिंदा हैं कि नहीं। उन सबके सैनिकों के कोई माँ बाप, 1-2 शादीशुदा। उन्हें जैसे ही मिले वो बहुत खुश हुए। उन्होंने फिर सेना के ज़रिए उस आइलैंड पर कम से कम 200 लेटर ड्रॉप किए कि अब आप लोग सुरक्षित हो, जंग ख़त्म हो गई है, जापान सरेंडर कर चुका है, अब सब कुछ ठीक है और आप लोग लौट आओ। लेकिन जब वो लेटर गिरता तब फिर सैनिकों को यही लगता है कि ये अमेरिका की साजिश है। वो अनाउंस भी कर रहे हैं कि हमें मार देंगे, जंग ख़त्म हुई नहीं है। लेटर गिरता रहता, वो मानते ही नहीं।
फिर एक रोज़ ऐसा हुआ कि जब ये 200 लीटर गिर गए तो 1 लीटर एक कैदी ने उठाया, वहीं आइलैंड पर रहने वाले एक सैनिक ने, और लेटर पढ़ा उसने बहुत ध्यान से, और फिर अचानक सबसे कहता है कि मैं दावे से कह सकता हूँ ये लेटर मेरी बीवी के हाथ का लिखा हुआ है, मैं उसकी हैंडराइटिंग को जानता हूँ, उसकी हैंडराइटिंग से मुझे बहुत प्यार है। जब उसने ये बताया और उसने बाकी साथियों को कन्विंस किया कि ये लेटर सच है, ये धोखा नहीं है, तो बाकी के लोग पहली बार मानते हैं। इसके बाद ये लोग सफ़ेद कपड़ा लेकर किनारे आते हैं और एक तरह से सरेंडर का इशारा करते हैं। अमेरिकी सैनिक पहुंचते हैं वहाँ पर शिप लेकर, और उसके बाद इन सभी को लेकर 26 जून 1951, 26 जून 1951 को पहले अपने बेस पर ले जाते हैं और फिर वहाँ से जापान पहुँचाते हैं। तो 44 में ये लोग पहुँचे थे और 26 जून को ये आज़ाद होते हैं। करीब 7 साल तक इस आइलैंड पर रहते हैं। अब ये वहाँ पहुँच गए। पहुँचने के बाद अब और बड़ी कहानी शुरू हो जाती है। जब वहाँ पहुँचते ही तो पता चलता है इनमें से कुछ की बीवियों ने तो ये मान लिया कि वो जंग में मारे गए, उन्होंने शादी कर ली, उनके अपने बच्चे हो चुके हैं। इधर जब काजुको पहुँची तो वो अपने पति को ढूंढ रही है, तो पता चला कि उसका पति शोइची, उसे ये लगा कि अब वो कहाँ, अमेरिका ने बम बम गिराए, वो भी जिंदा कहाँ होगी। इन 7 सालों के अंदर अंदर उसके पति ने भी शादी कर ली और उसके बच्चे भी हो गए। तो एक अजीब, क्योंकि दोनों तरफ से ये था कि कौन जिंदा है कौन नहीं है, कुछ पता ही नहीं था, शादी कर ली। अब यहाँ आने के बाद जब उसको लगा काजुको की शादी हो चुकी है, अब क्या करें, फिर उसने अपनी कहानी मीडिया को सुनाई। जब मीडिया ने ये कहानी सुनी कि एक आइलैंड, उस पर 32 मेल और एक फीमेल, और इन्होंने कुल 7 साल कैसे काटे, तो कहानी बड़ी दिलचस्प लगी। मीडिया में हेडलाइन बनी, इसके ऊपर किताबें लिखी गई, इसके ऊपर ड्रामे किए गए, मूवी बन गई, और काजुको को बहुत पैसे मिले। काजुको की तारीफ होनी शुरू हो गई। लेकिन काजुको की एक्टिंग इतनी अच्छी नहीं थी कि उसके ड्रामा वरामा को लोग देखें, मतलब बहुत ही बेकार। तो ठीक ठाक उसको पब्लिसिटी मिली। लेकिन इत्तेफाक से जब काजुको ने ये सब कुछ किया, तो जो जिंदा लौट कर आए थे बाकी जापानी सैनिक, उनमें से भी एक दो ने किताब लिख दी, उसने भी मीडिया में बात बताई। अब अभी तक जो काजुको ने बताया उसमें काजुको को एक हीरो के तौर पे पेश किया गया, लेकिन जब इन लोगों ने बताया, जो जापानी सैनिक लौटे, तो उन्होंने काजुको को एक विलेन के तौर पर पेश किया। कहानी ये बनाई या सुनाई जो सच थी कि एक द्वीप, एक आइलैंड, जिस पे 7 साल तक 32 मेल और एक फीमेल थी, और कैसे उसकी वजह से एक एक कर 11 लोगों के कत्ल हुए, और कैसे हर कोई काजुको को पाना चाहता था, और कैसे वो एक एक कर बारी बारी से हर एक के साथ उसने प्यार भी किया। तो जब ये हुआ तो फिर 11 लोगों के प्रति हमदर्दी हुई, काजुको को एक तरह से वैम्प या विलन बना दिया गया। लेकिन ये कहानी खूब चर्चा में रही। बाद में अब चूंकि काजुको को मालूम था कि उसके पति ने शादी कर ली है, तब फिर काजुको ने भी, जब उसकी 40 साल की उम्र हुई, वहाँ आने के कुछ साल के बाद, तब उसने शादी कर ली। लेकिन उस शादी के 4 साल के बाद ही उसके उस पति की भी मौत हो गई। फिर काजुको अपना एक कैफ़े चलाती थी। 1974 में जब काजुको की उम्र 50 साल थी सिर्फ, तब ब्रेन ट्यूमर की वजह से उसकी मौत हो गई। आज भी इस अनाताहन जो आइलैंड है, द्वीप है, इसको इन्हीं 32 मेल और एक फीमेल और ख़ासतौर पर काजुको की कहानी के लिए याद किया जाता है। और ये भी इस कहानी के ज़रिए लोगों को मैसेज दिया जाता है कि कैसे कहीं पे एक शांति होती है, 2 गन आते हैं और वो 2 बंदूक सिर्फ कैसे पूरे शांत माहौल को अशांत कर देता है, और जो इंसान की हवस और लालच है वो कैसे किसी भी, मतलब ये तो एक आइलैंड था लेकिन पूरी सोसाइटी को ख़राब कर सकता है। इसके ज़रिए ऐसे प्ले, ऐसे नॉवेल, ऐसी चीज़ें लिखी गई जो ये मैसेज दिया गया था। इसके ऊपर बहुत सारी बाद में भी फिल्में बनी। तो ये थी इस अनाताहान द्वीप की कहानी।